अस्सलाम वालेकुम, आई एम फरहान मीर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये मार्केट दोस्तों हम और आप जैसे छोटे रिटेल इन्वेस्टर ट्रेडर को पैसा बनाने नहीं देना चाहती। ये स्टेटमेंट आपने मेरे से बहुत बार सुना होगा, लेकिन इसका मतलब क्या है? मतलब सिंपल सा है दोस्तों, हमारी लड़ाई आप समझिए किसके साथ है। एक तरफ हम और आप जैसे छोटे लोग हैं और हमारे सामने जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, एफआईज हैं, डीआईज हैं, प्रमोटर्स हैं। स्टॉक मार्केट का एक कानून है कि जब कोई गंवाता है तो दूसरा कमाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम और आप जैसे छोटे लोग अगर कमाने लगे तो पैसा किसके पास से आएगा? ये जो बड़े पॉकेट्स हैं, एफआईज, डीआईज, इनके पास से पैसा आएगा। ऑब्वियस सी बात है कि ये लोग तो नहीं चाहेंगे पैसा गंवाना। इसके लिए रिटेल इन्वेस्टर को कभी भी यहाँ पे कमाने नहीं दिया जाता। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है? आसान तरीका दोस्तों ये ना कि इतना डराओ रिटेल इन्वेस्टर को, ट्रेडर को, कि वो खुद ही इस मार्केट में इन्वेस्ट ना करे, और अगर इन्वेस्ट कर भी दे तो अपनी पोजीशन को बहुत ही जल्दी छोड़ दे। डर का माहौल बनाया जाता है। अब पिछले 2-3 साल से आप देखिए कि कितनी खराब खबरें चल रही है मार्केट में। सबसे पहले जो कोविड आया, उसके बाद रशिया यूक्रेन की वॉर हो गई, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन, रिसेशन, क्रूड ऑयल, बॉन्ड यील्ड, इतना कुछ हो गया। अब लास्ट 1-2 हफ्ते से मार्केट में नई खबर आई, इजराइल और फिलिस्तीन की वॉर हो गई। अब उसके बाद भी मार्केट पे उसका बहुत कुछ असर नहीं पड़ा। तो अब एक नई न्यूज सुनने में मिल रही है, बोले अभी 6 महीने बाद इलेक्शन आने वाले हैं। तो अब इलेक्शन के नाम पे लोगों को डराया जा रहा है यहाँ पे। तो इससे होता क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर ये सोचता है ना कि ये सब जब खराब खबरें जब ठीक हो जाएगी ना, उसके बाद हम इन्वेस्ट करेंगे। और ऐसा मौका दोस्तों कभी आ ही नहीं पाता, बिकॉज ये तो पिछले 2-3 साल की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री हम देखेंगे, 25-30 सालों की हिस्ट्री देखेंगे ना, बस हमेशा खराब खबरें, हमेशा कुछ ना कुछ तो बनी ही रहती हैं। और इसी डर में एक रिटेल इन्वेस्टर कभी भी इन्वेस्ट नहीं कर पाता। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है ना कि आप अपने नॉलेज को बढ़ाइए। जैसे आप अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे, उसी हिसाब से आपका कन्विक्शन आएगा और आप अपने डिसीजन को फर्म ले सकते हैं। अब जो मुद्दा चल रहा है वो चल रहा है इलेक्शन का मुद्दा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्शन के पहले मार्केट में क्या होता है, डेटा से समझने की कोशिश करेंगे, और इलेक्शन के बाद मार्केट में क्या होता है। इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। और तो आप डेटा तो देख ही सकते हैं कि इलेक्शन के पहले और बाद में अच्छा ही होता है मार्केट में। ये चीजें कुछ एक्सप्लेन कर रहा था मैं, उसमें एक नया मेरे को मुद्दा आ गया। बोले इस साल अगर मोदी जी नहीं आए तो भाई ये सब खबरें तो चलती रहेगी। बट अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। अगर जैसे नॉलेज बढ़ेगा, हम लोग सोच समझ के अपने डिसीजन को ले सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन के बारे में, कि उसका इंपैक्ट मार्केट पे क्या होता है। पिछले 5 इलेक्शन को हम रियलाइज करेंगे। और सेकंड पार्ट में ऑब्वियस सी बात है, टेक्निकल एनालिसिस पे जाएंगे, निफ्टी का टारगेट देखेंगे, नेक्स्ट वीक में निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज हैं। और थोड़ा सा अगर लंबा जाएंगे, चार्ट पैटर्न वगैरह को समझ के जाएंगे कि क्यों मैं ये कह रहा हूं कि निफ्टी का टारगेट 22,000 हो सकता है। अब वो भी डिस्कस करेंगे। और शॉर्ट टर्म में निफ्टी दोस्तों इस तरीके की मूवमेंट देने को तैयार है, मतलब सीधी खड़ी चाल में निफ्टी ऊपर जाने को तैयार है। ये कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिए, आपके नॉलेज में जरूर इजाफा होगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इलेक्शन का डेटा मैंने आपके सामने रखा हुआ है। यहाँ पे हमने पिछले 5 इलेक्शन को एनालाइज किया हुआ है। इससे ज्यादा इलेक्शन भी हम देख सकते थे, बट उसके पहले 1999 के पहले अगर आप देखोगे ना, तो जो इलेक्शन थे या जो गवर्नमेंट थी ज्यादा स्टेबल नहीं थी। इसके पहले 98 में इलेक्शन हुआ, 96 में इलेक्शन हुआ। इसके लिए जो 5 जो रिसेंट इलेक्शन है उसको हमने यहाँ पे एनालाइज करने की कोशिश की है। 6 महीना पहले, इलेक्शन के 6 महीना पहले क्या होता है वो हमने देखा। 6 महीना पहले हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अगर हम ये मानते हैं कि मई में इलेक्शन होगा, क्योंकि जनरली मई में इलेक्शन होता है, तो अब हम लोग नवंबर में है, तो यहां से अब इलेक्शन को 6 महीना है, इसलिए 6 महीना पहले का डेटा हम एनालाइज कर रहे हैं। उसके बाद इलेक्शन होने के बाद 3 महीने बाद क्या, इलेक्शन के 3 महीने पहले का डेटा, उसके इलेक्शन होने के 3 महीने के बाद, और इलेक्शन होने के 1 साल बाद। फिलहाल दोस्तों ये डेटा आपके लिए बहुत ज्यादा फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज हम लोग फिलहाल यहाँ पे हैं। जब 3 महीना बचेगा तब हम इस डेटा को भी एनालाइज करेंगे। इलेक्शन के 6 महीने का पहला अगर आप डेटा दोस्तों यहाँ पे देखोगे, तो पिछले 5 इलेक्शन में 6 महीना पहले कभी भी मार्केट ने निगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। ऑब्वियस सी बात है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी हम लोग इलेक्शन में जाते हैं ना, एक ऑप्टिमिस्टिक हमारा एक व्यू होता है मार्केट को, इलेक्शन को लेके। अब ऑब्वियस सी बात है, इसमें इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी आने वाली है, बिकॉज इसमें कांग्रेस का भी टाइम था, इसमें बीजेपी का भी टाइम था। देखिए मार्केट को अच्छा क्या लगता है, मार्केट को आप समझिए कि स्टेबल गवर्नमेंट अच्छी लगती है। जैसे 1999 की बात करें, इलेक्शन के 6 महीने तो पहले आपने देखा कि हमेशा से पॉजिटिव रिटर्न ही आया हुआ है मार्केट में, और अगर हम इसका एवरेज निकालें तो अराउंड 20% के आसपास बनता है 6 महीने में। अब इसको तो आप फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए, ये जब 3 महीना बचेगा तब ये डेटा हम लोग फिर वापस डिस्कस करेंगे। 3 महीने बाद या 3 महीने बाद इलेक्शन के क्या होता है, ये डेटा आपके सामने है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब इलेक्शन में हम जाते हैं और इलेक्शन के पहले अगर इतनी अच्छी मूवमेंट आई है, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्शन के बाद जिन लोगों ने अपनी पोजीशन बनाई होगी, वो कुछ ना कुछ हो सकता है कि यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग करें। कहते हैं ना, बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज। तो रूमर्स पे लोगों ने बाय कर दिया, और जब न्यूज आई तो सेल कर दिया। तो 3 महीने बाद कुछ बहुत ज्यादा एविडेंस नहीं मिलता अपने पास कि जो हम कंक्लूड कर सकें कि मार्केट ऊपर ही जाती है नीचे जाती है। बट हाँ, ये एक अच्छा पैमाना हो सकता है जो चेक करने का कि 1 साल बाद मार्केट में क्या होता है। तो आप देखिए 1999 के इलेक्शन में मार्केट आफ्टर 1 ईयर -8% गिर गई। उसका रीजन क्या था कि जो 99 में जो गवर्नमेंट बनी ना, वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी।
मिला जुला के गवर्नमेंट बनी थी, क्या बोलते हैं उसको, समझ रहे हो ना, सबके सहयोग, समर्थन, हाँ समर्थन से गवर्नमेंट बनी हुई थी 1999 की। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो होता क्या है, मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट को चाहिए ना स्टेबल गवर्नमेंट, क्योंकि अगर मेजोरिटी की गवर्नमेंट आती है ना तो वो अपने डिसीजन खुद ब खुद ले सकती है। अगर कोई गवर्नमेंट है जिसमें 3 4 पार्टी 5 पार्टी के अलायंस से मार्केट अगर गवर्नमेंट बनी हुई है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, जब डिसीजन लेने की बात है, इसकी राय अलग होगी, उसकी राय अलग होगी, उसकी राय अलग होगी, सब अपनी अपनी राय देंगे। इसके लिए ना जो डिसीजन मेकिंग है ना वो डिफिकल्ट हो जाती है। इसलिए 1999 में गवर्नमेंट स्टेबल नहीं थी, तो मार्केट 8% गिर गई। उसके बाद आप देखिए, ये स्टेबल गवर्नमेंट थी, बीजेपी भी थी, कांग्रेस भी थी, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, रिटर्न अच्छे बने हुए। और एक बार 2019 में अगर आप एक साल देखोगे तो -22% का रिटर्न था। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मान लेते हैं मई 2019 में इलेक्शन हुए, तो मई 2019 से लेके मई 2020 का डेटा है, और आपको पता है कि 2020 में कोविड आया था, तो बिकॉज ऑफ द कोविड ये सिचुएशन यहाँ पे निगेटिव है। तो अगर इस डेटा को हम एनालाइज करें तो आप क्लियर देख सकते हो कि 6 महीना अगर इलेक्शन को बचे रहते हैं तो आप देख सकते हो कि कंटिन्यूअसली यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट है। और एक साल बाद भी ऑब्वियस सी बात है, इलेक्शन के 3 महीना पहले तो प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हो सकते हैं, तो इस डेटा पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। और डेटा एक्चुअली कुछ कंक्लूड भी नहीं कर पा रहा, बिकॉज कुछ चीजें निगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, तो उसको छोड़ देते हैं, साइड में रखते हैं। और इलेक्शन के एक साल बाद भी अगर आप देखोगे, मतलब बेसिकली अभी से लेके आप बोल सकते हो मई 2025 तक के भी आपको पॉजिटिव रहने का या पॉजिटिव रिटर्न बनने का बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ये दोस्तों इलेक्शन को लेके चीजें हैं। तो ये डेटा क्लियरली अपने आप को ये इंडिकेट करता है कि इलेक्शन को लेके अपने को डरने की जरूरत नहीं है, हमको एक अपॉर्चुनिटी की तरह इसको देखना चाहिए। और यही चीज दोस्तों, इलेक्शन आप छोड़ दीजिए, जिस हिसाब से मार्केट में गिरावट है, पिछले 2 3 वीडियो से मैं कह भी रहा हूं कि हमारे जो फंडामेंटल्स है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, और मार्केट यहाँ से रैली करने को तैयार है, और इसी को इलेक्शन एक्चुअली एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ऐसे में दोस्तों एक पॉपुलर रिपोर्ट भी मॉर्गन स्टैनली की आई हुई है, और उनके हिसाब से अगर इस साल बीजेपी अगर गवर्नमेंट में बीजेपी अगर इलेक्शन जीत जाती है तो मार्केट यहाँ से 10% तक की रैली कर सकता है। ऑब्वियस सी बात है, हर साल आपने देखा कि प्री इलेक्शन तो पॉजिटिव ही रहता है, और अगर इस बार भी अगर 10% भी हम माने तो निफ्टी यहां से आपको 21,000 का टारगेट टच करते हुए दिखती है। और जब इंडेक्स 21% चलता है, 10% चलता है ना, तो जो पोर्टफोलियो है ना बहुत ही ज्यादा चलते हैं। इसका मतलब है कि ये इलेक्शन को आपको अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए, और इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स एंड फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। मतलब बेसिकली आने वाले 1 1.5 साल बहुत अच्छे रह सकते हैं। हाँ, ये भी है कि मॉर्गन अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट, अगर बीजेपी नहीं आती है तो इसका बहुत ही ज्यादा निगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है, एंड मार्केट कैन करेक्ट अप टू 40%। ठीक है, बट वही है, अप टू 40%। अब इतना अब सिंपल है, आज 19,000 पे आप हैं, अगर बीजेपी आ गई, ठीक है, अगर आप देखिए आपके ऑप्शन क्या है, आप सोचिए कि ठीक है हम लोग क्या करते हैं, या तो आज इन्वेस्ट करेंगे 19,000 पे, और अगर बीजेपी आ गई तो 21,000 चली जाएगी मार्केट, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 21,000 चली जाएगी और आप प्रॉफिट में रहेंगे, आप तो खुश हैं। या तो आप वेट कीजिए, आप 19,000 पे वेट कीजिए, ठीक है ना, इलेक्शन होने के बाद देखा जाएगा, इलेक्शन के पहले 21,000 चली जाएगी मार्केट, और फिर अगर बीजेपी नहीं आई तो फिर गिर के 19,000 ही आ जाएगी। तो आपने 19,000 पे इन्वेस्ट करना है, अब आज करोगे तो ठीक है, बीजेपी आ गए तो 21,000 जाएगा, नहीं जाएगा तो गिर के फिर 19,000 आपको मिलेगा, जिसका चांसेस तो मेरे ख्याल से कम ही है। बिकॉज सी अल्टीमेटली तो जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आप समझिए कि ना, गवर्नमेंट कौन सी आती है, वो एक शॉर्ट टर्म का झटका जरूर लग सकता है कि कल को अगर लोग बोलेंगे नहीं यार बीजेपी नहीं आई तो, ठीक है, देखिए गवर्नमेंट कोई भी आए ना, ये बहुत शॉर्ट टर्म की बात है इंडियन मार्केट में। हम लोग ना इतने बड़े जुगाड़ू है ना, हम लोग तो कर ही लेंगे कोई भी गवर्नमेंट हो। अगर किसी को घर खरीदना है तो घर खरीद ही लेगा, ठीक है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर स्टेबल पॉलिसीज नहीं है, या फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट ऊपर नीचे है, या जॉब अनसर्टेन है, तो क्या करेगा, 6 महीने साल बाद खरीदेगा। अगर किसी को फैक्ट्री लगानी है तो लगा ही देगा। अगर उसको कुछ अच्छा लोन वोन मिल रहा है तो जल्दी लगाएगा, नहीं मिलेगा थोड़ा जुगाड़ करेगा, इधर करेगा उधर करेगा, 6 महीने साल बाद लगाएगा। तो हमको एज सच बहुत ही ज्यादा गवर्नमेंट पे हमारी डिपेंडेंसी नहीं है, हम लोग जुगाड़ू हम कर लेंगे, बस हम ये चाहते हैं ना कि कोई स्टेबल गवर्नमेंट बने, ताकि क्या डिसीजन मेकिंग में आसानी रहे। तो ये तो हो गई दोस्तों इलेक्शन की बात। अब एक काम करते हैं, ज्यादा मैं फंडामेंटल पे डिस्कशन इस वीडियो में नहीं करने वाला, क्योंकि फंडामेंटल पे पिछले 2 3 वीडियो से मैं डिस्कस कर भी रहा हूं, जो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में प्योरली जो इलेक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया, अब हम देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से निफ्टी क्या बोलता है। सबसे पहले दोस्तों मैं क्यों बता रहा हूं, क्यों ऐसा कह रहा हूं कि निफ्टी 22,000 के ऊपर जा सकता है, उसका टेक्निकल रीजन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मैंने बड़ा चार्ट लिया हुआ है, वीकली चार्ट लिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लियर एक पैटर्न यहाँ पे इमर्ज हो रहा है। क्या ये पैटर्न का नाम आप मुझे बता सकते हैं? ये वीडियो को यहाँ पॉज करके पहले आप कमेंट कीजिए कि इस पैटर्न का नाम क्या है, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूँ, ये पैटर्न दोस्तों कप विथ हैंडल पैटर्न है। कप विथ हैंडल पैटर्न के हिसाब से अगर आप देखोगे ना, तो ये जितना रहता है ना जी, ये जो कप जितनी लेंथ है, वो एक्चुअली निफ्टी का वो टारगेट होता है। तो अगर आप यहां से मानेंगे तो ये टारगेट अगर आप देखोगे तो ये जो है ना, ये जो लेंथ है, ये करीब करीब आप देखो 3,200 पॉइंट के आसपास है, या 3,200 रुपीज पॉइंट के आसपास है। अगर यहाँ पे आप 3,200 इसमें जोड़ लेते हैं ना, तो करीब करीब 22,500 के आसपास का निफ्टी का टारगेट बन जाता है।
तो ये तो हो गया प्योरली टेक्निकल के हिसाब से। अगर आप देखोगे तो यहाँ से निफ्टी को 22,500 के आसपास जाना है। लोग ऐसा करते हैं ना दोस्तों कि मार्केट में बहुत रैली हो चुकी है। आप देखिए ना क्या रैली हो चुकी है। ये एक लेवल थे, आप देखिए आज मार्केट कौन से लेवल पे, ये जो लेवल पे है ना आज मार्केट उसी लेवल पे, इसका और ये लेवल कब थे आप देख सकते हो। ये जो लेवल है ना वो है अक्टूबर 2021 के, मतलब अक्टूबर 2021, और आज हम लोग अक्टूबर 2023, अक्टूबर नवंबर 2023 में, मतलब पिछले 2 साल से एक्चुअली मार्केट ने कुछ खास रिटर्न नहीं दिया हुआ है। अगर हम निफ्टी की बात करें, ऑब्वियस सी बात है कि स्टॉक स्पेसिफिक तो कहानी अलग है, बहुत सारे स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया हुआ है, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। बट अगर निफ्टी के हिसाब से देखेंगे तो आप समझिए कि जो बंदे ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा आज 2 साल बाद, निफ्टी में बता रहा हूँ 2 साल पे वही रेट चल रहे हैं, तो आपको समझिए कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपने 2 साल अपने बचाए हैं, तो अब यहां से निफ्टी एकदम रैली करने के लिए तैयार है। इस कप विद हैंडल के हिसाब से तो निफ्टी को 22,000 के ऊपर जाना चाहिए। अब शॉर्ट टर्म में देखते हैं कि निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। अब दोस्तों अगर शॉर्ट टर्म की हम बात करें तो आप देख सकते हो कि एक मार्केट में बहुत ही अच्छी यहाँ पे करेक्शन ट्रिगर भी है, और जनरली जैसे मैं कहता हूँ कि मतलब बेसिकली जब भी गिरावट आती है ना तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट जब भी होता है ना उसका रेस्ट करना जरूरी है। अब सिंपल सा नॉर्मल बात है, जितना बड़ा आपका एक्सीडेंट हुआ ना उतना ज्यादा आपको रेस्ट करना जरूरी है। आपका पैर का हड्डी टूट गया, बड़ा एक्सीडेंट है तो 6 महीना साल भर रेस्ट करना पड़ेगा। छोटा मोटा एक्सीडेंट है तो कम रेस्ट करना पड़ेगा। उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये जो बड़ी गिरावट आई है इसका रेस्टिंग पीरियड जरूरी है। लेकिन आपने एक चीज समझनी है कि निफ्टी ऑलरेडी पिछले 2 साल तो रेस्ट ही कर रहा है। आप देखो ना पिछले 2 साल से निफ्टी तो रेस्ट ही कर रहा है, तो अब और कितना रेस्ट करेगा। तो ये जो गिरावट है, मतलब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि इस गिरावट के बाद ना यहाँ से सीधा खड़ी चाल आएगी, टाइम पास नहीं होगा, सीधी खड़ी चाल आएगी, और ये खड़ी चाल सीधा निफ्टी को ऑल टाइम हाई तो क्रॉस करा ही देगी। ये जो ऑल टाइम हाई है 20,200 के आसपास है, वो तो निकलेगा ही निकलेगा, इससे बहुत ऊपर जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो कि मॉर्गन स्टैनली का जो टारगेट है 10% का, मतलब 21,000 के आसपास का निफ्टी आने वाले 6 महीनों में पूरा के पूरा तैयार है। हाँ, अगर इसके पहले ये करेक्शन नहीं होती, ठीक है, इसके पहले ये जो करेक्शन नहीं होती, सीधा सीधा अगर मार्केट ऊपर चलती और उसके बाद अगर ये गिरावट आती, तो काफी हद तक हम ये कह सकते थे कि भाई अब इसको रेस्ट करना जरूरी है। बट रेस्ट तो चल रहा है 2 साल से, तो अब मार्केट को मुझे नहीं लगता रेस्ट करने की जरूरत है। सीधा खड़ी चाल में ये ऑल टाइम हाई तो जाएगा ही जाएगा 20,200 का, और मेरे ख्याल से हम लोग 21,000 के आसपास सीधी चाल में जाएंगे। अब ऑब्वियस ये बात है, सीधी चाल का ये मतलब नहीं होता कि भाई सीधे सीधे ग्रीन बोतलें बना दी, बॉटल बनाते 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 21,000 जाओगे, ये नहीं कह रहे। 6 महीने में जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा ऊपर जाओगे थोड़ा नीचे जाओगे, लेकिन अगर आपने बड़ा चार्ट करके देख लिया मंथली तो आपको ऐसा दिखेगा कि आप ऊपर ही जा रहे हो। अब उसमें अगर हम बहुत ही शॉर्ट टर्म में जाएंगे कि नेक्स्ट वीक में क्या पॉसिबिलिटीज है, तो क्लियर है अपना टारगेट्स आपको मैंने बता दिए सब। थोड़ा सा जो इस पैटर्न का जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो 22,500 के आसपास है। आप बोलोगे ये कब तक आ सकता है, तो चांसेस ये है कि दिसंबर 2024 तक के हम लोग 22,500 के आसपास जाएं। अब इसका अगर छोटा टारगेट हम लोग बने और थोड़ा छोटा टारगेट करेंगे तो चांसेस है कि हम लोग 21,000 के आसपास आने वाले 6 महीने में पहुंच जाए। अब उससे अगर छोटे की बात करें, मतलब नेक्स्ट वीक में क्या पॉसिबिलिटीज है उस पर हम डिस्कस करते हैं। इसके लिए हमको और थोड़े छोटे चार्ट में जाना पड़ेगा, आर्ली चार्ट में जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि ये गिरावट होने के बाद ये मूवमेंट आई है। अब ये मूवमेंट कहां तक ऊपर जा सकती है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, ये लेवल के आसपास, ये लेवल के आसपास मार्केट इस मूवमेंट में जा सकती है। मतलब आप कह सकते हो कि 19,450 500 के आसपास, तो 19,500 के आसपास, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मार्केट आपको मंडे ट्यूसडे तक ही जाते हुए दिखेगी। और ऑब्वियस सी बात है फिर अगर आप देखोगे ना तो ये इतनी बड़ी मूवमेंट है, उसके बाद एक करेक्शन जरूरी है। तो हो सकता है मार्केट यहां तक चली जाए फिर एक डिप ले ले, और वो जो डिप है ना वो डिप की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि ये लेवल तक डिप करे और फिर ये मार्केट ऐसे चले। सो दिस इज द पॉसिबिलिटी फॉर नेक्स्ट वीक। मार्केट यहां से ऊपर जा सकती है 19,450 से 500 के बीच में, एक बार मार्केट को एक रेजिस्टेंस मिल सकती है, वहां से फिर मार्केट गिर सकती है 100 पॉइंट के आसपास 19,350 के आसपास, और वहां से फिर एक मार्केट मोमेंटम लेगी और यहां से निकल जाएगी। तो दिस इज दी शॉर्ट टर्म पॉसिबिलिटी फॉर द मार्केट। अब क्विकली दोस्तों हम बाकी ग्लोबल इंडाइसेस वगैरह भी देख लेते हैं कि हमारी जो बातें हैं उसको सपोर्ट करने के लिए ग्लोबल मार्केट्स क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग डाउ जोन्स का चार्ट देखेंगे, यूएस का चार्ट देखेंगे। आप देख सकते हो कि यूएस में एक काफी अच्छे तरीके से बॉटम बनने के इंडिकेशन आ चुके हैं। ये वीक पिछले वीक में अगर आप देखोगे ना तो मंडे ट्यूसडे तक, वेडनेसडे तक इनफैक्ट मार्केट नरम गरम थी, उतना ज्यादा नहीं चल रही थी, और थर्सडे एंड फ्राइडे सडनली मार्केट ने बहुत बड़ी रैली की। उसका मेन रीजन क्या था, यूएस फेड की मीटिंग हुई, और यूएस फेड का बोलना ऐसा था ना कि मार्केट में जो मतलब जो इंटरेस्ट रेट है अभी हम उसको बढ़ाने के मूड में नहीं। उन्होंने अपनी जो इंटरेस्ट रेट है उसको फिक्स रखा, मतलब बढ़ाए नहीं, 5.25 5.5 के बीच में इंटरेस्ट रेट उन्होंने स्टेबल रखे। और उनका जो स्टांस था वो इस बार काफी नरम लग रहा था। उनके हिसाब से ऐसा लग रहा था कि ठीक है यार, हम जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं उससे इन्फ्लेशन वगैरह कंट्रोल में आ रही है। तो उनके इंस्टांस की वजह से मार्केट ने बहुत ही अच्छा, यूएस मार्केट ने एक रैली किया हुआ है, जो अपने आप में बताता है कि एक शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से यूएस का जो मार्केट है उसने अपनी बॉटम लगा ली है। तो इस चार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्वियस सी बात है इनका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इनको देख के हम काफी सारे इंडिकेशन लेते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो वैसी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे, तो अगर ये साथ देंगे तो बस हमारा काम हो जाएगा। और जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बॉन्ड यील्ड है,
जो 5% तक चली गई थी, 19 अक्टूबर को 5% बॉन्ड यील्ड हो चुकी थी, वो भी थोड़ी सी कूल डाउन होकर 4.66 हो गई है। अब जैसे बॉन्ड यील्ड कूल डाउन होती है तो आपको पता है कि जो गोरे हैं, एफआईआईज हैं, वो ऑब्वियस सी बात है उनको उतना बेनिफिट नहीं होता है ना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो चुके हैं, तो वो पैसा वहां नहीं लगाते। इसकी वजह से होता क्या है, जो हमारी जैसी मार्केट है, इमर्जिंग मार्केट है, वहां पे ना सेलिंग कम हो जाती है एफआईआईज की। क्यों? क्योंकि अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, उनको अपने देश में अगर ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्या करेंगे, यहां से पैसा निकाल के अपने देश में लगाएंगे। अगर वो गिरा तो ऑब्वियस सी बात है वो लोग को बेनिफिट यहाँ पे अपनी कंट्रीज में, इंडिया में ज्यादा दिखेगा, तो पैसा यहाँ पे लाएंगे। तो हमारे लिए जो सपोर्ट का काम कर रहा है आने वाले टाइम में, निफ्टी यहाँ से क्यों चलेगा, इसके लिए इसके लिए एफआईआईज की खरीदारी बहुत जरूरी है। अब उनके इंटरेस्ट रेट कूल डाउन हो गए तो अल्टीमेटली जो एफआईआईज हैं वो लौट के हमारे पास आने वाले हैं। तो अगर आप देखो डाउ जोन्स का चार्ट, हम इसमें ट्रेड तो करते नहीं है, बस इंडिकेशन हम लोग लेते हैं यहाँ से कि भाई सब ठीक है कि नहीं, क्योंकि इन कंट्रीज में प्रॉब्लम है, इनके चार्ट अगर खराब है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ये यूरोपियन कंट्रीज के आप चार्ट देख सकते हो, ये यूके का चार्ट है आपके सामने, ये देखिए, मतलब खैर कुछ खास प्रॉब्लम नहीं। चार्ट कैसा होना चाहिए, चार्ट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई कंट्री का चार्ट ऐसा जा रहा है तब हमारे लिए दिक्कत है, बाकी स्टेबल है तो कोई इश्यू नहीं है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए वो है क्रूड ऑयल। आप देख सकते हो जो क्रूड ऑयल है ना, वो काफी अच्छे तरीके से एक टाइम पे 97 98 के आसपास जाके आज 85 के आसपास आए हुए हैं। हम लोग बिगेस्ट इंपोर्टर है क्रूड ऑयल के, तो हम लोग काफी सारा चीजें डिपेंड करते हैं। क्रूड ऑयल बढ़ना हमारे लिए बहुत ही खतरनाक चीज है। क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा कंट्रोल में आ चुका है, 85 के आसपास आ चुका है। आइडियल रेंज हमारे लिए आप कह सकते हो 70 से 80 के बीच में, अभी भी हायर साइड पे, बट एटलीस्ट 96 पे था तो एक टाइम पे ऐसे टारगेट आने लगे थे कि 100 जाएगा, 120 जाएगा, बट एटलीस्ट वहां से तो कूल डाउन हुआ है, ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद आप देख सकते हो जो डॉलर इंडेक्स है, ये कूल डाउन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक टाइम पे 107 के आसपास पहुंच रहा था डॉलर इंडेक्स, जो कूल डाउन होके अब 104 के आसपास आ चुका है। ये जो है ना वेट फेड की वजह से मीटिंग के बाद और इसके स्टांस में नरमी आई है। तो डॉलर इंडेक्स का वीक होना हमारे लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, क्रूड ऑयल का वीक होना हमारे लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। ये दोनों मतलब बेसिकली अगर आपको बाहर में कुछ भी देखना है ना, आपको ये दो चीज देखनी है, एक डॉलर इंडेक्स और क्रूड ऑयल, बस। डॉलर इंडेक्स कूल डाउन हो रहा है, परफेक्ट है। क्रूड ऑयल गिर रहा है, परफेक्ट है। अगर आप विक्स की भी देखो, ये देखो, ये इंडिया विक्स है। इंडिया विक्स मतलब कितना वॉलिटिलिटी, डर का इंडिकेटर बेसिकली। ये देखिए, ये बताता है कि लोगों में कोई भी डर नहीं है। इंडिया में तो वैसे खैर डर था ही नहीं पहले से। यूएस में भी देखिए किस तरीके से विक्स गिर रहा है। मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे ना, बाहर के जो चार्ट्स हैं वो अपने को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे फंडामेंटल्स तो ऑलरेडी स्ट्रांग है, अगर वो साथ दे रहे हैं तो बहुत ही बेहतर है। प्लस जो इलेक्शन का माहौल आ रहा है वो भी ऐसा बताते हैं अपने आप में कि इलेक्शन के पहले लोग डर के पैसा नहीं लगाते, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है पैसा बनाने की। टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट के हिसाब से भी सब कुछ पॉजिटिव है। तो जो खराब खबरें उसको थोड़ा सा ब्लॉक करो, उसको थोड़ा साइड में रहने दो, अपने नॉलेज को बढ़ाओ, इन्वेस्ट करो। मेरे ख्याल से दीज आर द गुड लेवल्स टू इन्वेस्ट। प्रॉब्लम कब है, अगर आप निफ्टी की बात करें, अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, तो आपने ये समझना है कि अगर निफ्टी 19,050 ये लेवल है, ये देखिए, ये वाले जो लेवल है 19,050 के नीचे अगर निफ्टी जाती है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि फिर वो अपनी ये लेवल पे वापस से टच कर सकती है। 18,800 के आसपास जो उसके 200 डेज ईएमए या जहां से उसने बाउंस किया था उसके आसपास आ सकता है। तो जब तक 19,050 के ऊपर है, मेरे को नहीं लगता कोई भी डरने की जरूरत है। एंड इन फैक्ट मेरे साथ तो लोग ये भी कहते हैं कि यार फिर पैसा डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए। हम, मेरे साथ जो म्यूचुअल फंड में लोग जुड़े हुए हैं उनको तो मैंने इसी लेवल पे पैसे डलवाए हैं, ठीक है। बट ऑब्वियस ये बात है, ये लेवल और ये लेवल में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आप यहाँ से 10% की और रैली देख रहे हैं कम से कम, तो ये लेवल और ये लेवल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो मेरे ख्याल से दीज आर ऑल्सो द गुड लेवल्स जहां आपको पैसा डालना चाहिए, और सबर से इंतजार कीजिए, अच्छे स्टॉक्स में डालिए। नहीं समझ आता म्यूचुअल फंड्स में डालिए। मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड बेस्ट होता है, क्योंकि स्टॉक्स का कौन से 20-25-30% गिर जाए कोई बोल नहीं सकते। म्यूचुअल फंड में डालो, स्टेबल जिंदगी है, फंड मैनेजर का टेंशन है, लुकआउट है, अपने काम धंधे पे ध्यान दो, हर चीज खुद करने की जरूरत होती नहीं है। तो बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरी गाइडेंस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां जाइए, साइन अप कीजिए, अकाउंट ओपन कीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मुझे पिंग कीजिए। इंशाल्लाह विल डिस्कस 1-to-1 कॉल करेंगे, समझेंगे आपकी रिक्वायरमेंट, और आप उसके बाद हमारी गाइडेंस के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी है लोगों तक पहुंचे, उनके नॉलेज में इजाफा हो, ताकि वो सही से इन्वेस्ट कर पाएं, उनका कुछ बेनिफिट हो। और अगर आपने उनके लिए शेयर किया है तो ऑब्वियस सी बात है उनकी दुआओं में आप शामिल होंगे और आपकी दुआओं में मैं शामिल होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।